हेलो एवरीवन। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड अभी का टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, एक डिफिकल्ट फेज में हो आप। बट नाउ इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट द थिंग्स एंड प्लान फॉर May 26 एग्जाम। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज जब से आईसीएसई ने 3 अटेम्प्ट किए ना, तब से आपका रिजल्ट का डेट और नेक्स्ट अटेम्प्ट की डेट, इसमें ज़्यादा टाइम गैप अवेलेबल नहीं है। जिसके वजह से अगर आप प्रिपरेशन अभी से थोड़ा सा तो शुरू कर रहे हो ना, तब जाके आपके पास बाद में चीज़ें कंट्रोल में रहेगी, आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। और अगर थोड़े टाइम के बाद आपने शुरू कर दिया तो मे बी ये फ्लेक्सिबिलिटी जो आज आपके पास अवेलेबल है वो बाद में इतनी नहीं रहेगी। और मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि भाई तू ना कल से नहीं तो आज से 10-10 घंटे पढ़ना शुरू कर दे, 12 घंटे पढ़ाई करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। बट हाँ, आपको थोड़ा स्टार्ट करना पड़ेगा। थोड़े दिन ऐसे जाएंगे जो आप इतने इफिशिएंटली नहीं जा रहे, बट हाँ, चौथा दिन पांचवा दिन इफिशिएंसी से जाना शुरू करेगा। जैसे आप पहले पढ़ते थे वैसे जाना शुरू करेंगे, बट उसके लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और उसी पर्पस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले कि अभी जो आपके पास 55 डेज बाकी है ना, उसको आपने प्लान कैसे करना है। जहाँ पे हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि सर, अभी मेरे जान में ये सिंगल ग्रुप दिया था, बोथ ग्रुप्स दिया था, तो अभी मैंने क्या करना चाहिए? एक ही ग्रुप पे शिफ्ट करना चाहिए या दोनों ग्रुप्स पे ध्यान देना चाहिए? सेकेंड चीज़ हम बात करेंगे, हमने कितने रिविजन्स करने चाहिए, उसी के साथ इन रिविजन्स को कितने डेज देने चाहिए। और तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इम्प्रूवमेंट्स। सर, हमने हमारे इंप्रूवमेंट्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है और उसके ऊपर काम कैसे करना है, हम उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे पहली सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे अगर आपने जनवरी 26 में एक ही ग्रुप दिया होगा और अनफॉर्चुनेटली वो ग्रुप आपका क्लियर नहीं हुआ, तो अभी आपको क्या करना है? May 26 में वही ग्रुप को रिपीट करना है। या सर, मेरी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे मैंने ना एग्जाम होते से ही दूसरे सब्जेक्ट के लिए, मतलब दूसरे ग्रुप के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था, और अब तक वो ग्रुप का सारे सब्जेक्ट्स का मेरा एक बार रीडिंग करके हो गया है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर आप डेफिनेटली बोथ ग्रुप्स के लिए ऑप्ट कर सकते हो। नहीं तो सर, मैंने जनवरी 26 में ना दोनों ग्रुप्स दिए थे और अनफॉर्चुनेटली मेरे दोनों ग्रुप्स क्लियर नहीं हुए, तो फिर मैंने क्या करना चाहिए? तो फिर आप देखो कि क्या आपको तीन नहीं तो तीन में से ज्यादा सब्जेक्ट्स में, तीन नहीं तो तीन से ज्यादा सब्जेक्ट्स में 30 से भी कम मार्क्स है क्या? अगर ऐसा है देन आई विल सजेस्ट गो फॉर सिंगल ग्रुप। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज 30 से भी कम मार्क्स है, मतलब आपको कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। आपने कहीं ना कहीं थोड़े चैप्टर्स को छोड़ दिया होगा, आपको अभी उन पे काम करना पड़ेगा। या आपने रिविजन्स बहुत कम टाइम की होगी, आपको फिर उन सब्जेक्ट्स के रिवीजन बहुत बार करना पड़ेगा और उसके लिए आपको टाइम लगेगा। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग गो फॉर सिंगल ग्रुप। बट सर, ऐसे कोई सिचुएशन नहीं है, मुझे 40-40 मिले थे बट मेरा एग्रीगेट क्लियर नहीं हो पाया, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप बोथ ग्रुप्स के लिए ऑप्ट कर सकते हो। या सर, मेरी सिचुएशन ऐसी है बट एग्जाम होते से ही मैंने ना प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था। अगर ऐसी सिचुएशन है और अगर एग्जाम होते से ही आपने प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया है, अभी आपकी थोड़ी होल्ड में प्रिपरेशन चल रही है, तो फिर आप बोथ ग्रुप्स के लिए ऑप्ट कर सकते हो। अभी हम आते हैं समझने के लिए कि कितने रिविजन आपको करने हैं और कितने डेज में आपको वो करने हैं। ठीक है? अगर आप अभी एक ही ग्रुप को टारगेट कर रहे हो तो आप 3 रिविजन कंफर्टेबली कर सकते हो। यहाँ पे आपने 7 दिन देने पहले रिवीजन को, फिर सेकंड रिवीजन को 5 दिन, और थर्ड रिवीजन को आपको देने हैं 3 दिन। इससे आपके पास 15 डेज मिलेंगे एक सब्जेक्ट के लिए। 15 × 3 विल बी 45 डेज। और ये करने के बाद भी आपके पास ना 10 दिन बचते हैं बफर में। तो बफर में सर मेरे पास दिन बच रहे, तो इसका मतलब अच्छी चीज़ है क्या सर? अच्छी चीज़ है तब जब आपने इस बफर डेज का फायदा उठाया और आपने जो जो सब्जेक्ट्स ने आपको अभी जनवरी 26 के लिए रुलाया है ना, उन सब्जेक्ट्स को आपने आपका स्ट्रेंथ बनाया। वो कैसे बनाएंगे सर? आपको क्या करना है कि 10 दिन का फायदा उठा के आपको मॉक्स देने हैं। मिनिमम हर सब्जेक्ट के लिए आपको 2 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं मिनिमम। अगर टाइम मिल रहा है तो और एक मॉक टेस्ट दो, पर मिनिमम 2 तो देनी ही है। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या यार, मेरे साथ जनवरी 26 में ऐसा हुआ क्या कि मैं पूरे पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाया, या मैं ना सारी चीज़ों को सही तरीके से रिकॉल नहीं कर पा रहा था। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो फिर राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू करो। जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे ना, जब आप लिखना शुरू कर दोगे, तो धीरे धीरे वो सब्जेक्ट के प्रति आपका कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा टाइम निकाल के ये बफर डेज का अच्छे से इस्तेमाल करके आप ना खुद के नोट्स बनाना शुरू करो। जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि यार ये सब्जेक्ट मुझे बहुत परेशान करता है, वो सब्जेक्ट का टाइम लो और उसके नोट्स बनाना शुरू करो। जब आप उसके नोट्स बनाओगे ना, तब आपको उस सब्जेक्ट के प्रति ग्रिप आ जाएगा अच्छी तरीके से। तो आपको क्या करना है, ये जो बफर डेज है उसका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है, और जो जो सब्जेक्ट्स ने अभी आपको कल रुलाया है, उन सब्जेक्ट्स को आपको आपका स्ट्रेंथ बनाना है। ठीक है? दिस वॉज ऑल अबाउट सिंगल ग्रुप। अभी हम आते हैं बोथ ग्रुप्स के लिए। तो यहाँ पे ना आपको बोथ ग्रुप्स के लिए करने हैं 2 रिविजन्स। फिर सिंगल ग्रुप के लिए 3 रिविजन्स और बोथ ग्रुप के लिए 2 रिविजन्स बस। तो क्या मैं 2 रिविजन में कंफर्ट लेके आ पाऊंगा? देखो, आपको ना बोथ ग्रुप्स पे तभी जाना है जब आपने जनवरी 26 में एक ही ग्रुप दिया था
बट सेकंड ग्रुप का प्रिपरेशन आपने तब से शुरू कर दिया और अब तक आपने एक बार सेकंड ग्रुप को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, तभी आप जाओ दोनों ग्रुप्स के ऊपर। या आपने कैसे किया था, जनवरी 26 में 2 ग्रुप्स दिए थे, बट जो आपको मार्क्स आए ना वो ऐसे आए कि जहाँ पे आपने इंडिविजुअल पेपर्स कवर कर दिए बट एग्रीगेट में रह गए, या इंडिविजुअल पेपर्स में आपको 39 38 ऐसे मार्क्स मिले। तो ये सिचुएशन बताता है कि आपने सारी चीज़ें सही से कर ली थी, बट एक थोड़ा सा ना वो एडिशनल पुश रह गया था जिसके ऊपर अभी आपको काम करना है। इसलिए इवन दो यू आर डूइंग 2 रिविजन्स बट यू विल बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। तो यहाँ पे सबसे पहले रिवीजन करनी है आपको 6 दिन में और दूसरी रिवीजन करनी है 3 दिन में, जिससे आपको ना टोटल 9 दिन मिलेंगे। 9 इंटू 6 विल बी 54 डेज, और इसके साथ आपके पास एक दिन है ना वो बफर में बच जाएगा। आई नो यहाँ पे थोड़े बफर डेज कम है, इसलिए अगर आपको एक पेपर में एग्जामिशन आया होगा तो बहुत ही अच्छा। उससे क्या होगा, आपके पास फिर से एक सब्जेक्ट के 9 दिन मिल जाएंगे और आपके पास बफर में 10 दिन बच जाएंगे, और 10 दिन फिर से बच गए तो आप एडिशनल राइटिंग प्रैक्टिस और खुद के नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े दिन कम है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप देखो कि ये जो फर्स्ट रिवीजन है ना वो आप 5 दिन में कर पाओ। अगर हो सके तो 5 दिन में कर पाओ, इससे क्या होगा आपके पास थोड़ा सा एडिशनल दिन बचेंगे बफर में। बट अगर नहीं हो पा रहे तो कुछ भी इशू नहीं है, 6 दिन में कर पा रहे हो तो ठीक है, बट 5 दिन में करने के लिए क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्वालिटी इंटैक्ट रखना। बस ट्राई करो कि 5 दिन में आप कर पा रहे हो, उससे बस बफर डे में एक एडिशनल दिन आपको बस मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको मिनिमम से मिनिमम 2 मॉक टेस्ट देनी है। तो ये हुआ आपका बोथ ग्रुप्स का प्लान। अभी हम आते हैं इंप्रूवमेंट्स के लिए कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या मैंने गलती की और उसके लिए अप्रोप्रिएट इंप्रूवमेंट्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको ना आईटीआई के थ्रू अपने सर्टिफाइड कॉपीज मंगवा लेने हैं। और एक बार वो कॉपीज आ गए ना, अब देखो कि आपने मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पे किए, कहाँ पे कौन से चैप्टर्स में आपने कंसेप्चुअल मिस्टेक्स किए, वो नोट डाउन करो कि ये सब्जेक्ट में ना ये चैप्टर्स थे जहाँ पे मैंने कंसेप्चुअल मिस्टेक्स किए, और ये चैप्टर्स है जहाँ पे मैंने एग्जीक्यूशन बेस्ड मिस्टेक्स किए। ये दो प्रकार की ही मिस्टेक्स होती है। कंसेप्चुअल मिस्टेक्स यानी जब आप वो चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो आपको समझ ही नहीं रहा था कि यहाँ पे लिखना क्या है, या आपने कुछ तो गलत इंटरप्रेट कर लिया और आपने कुछ तो गलत ही आंसर लिख के आ गया, कुछ तो अलग ही आंसर लिख के आ गया। अगर ऐसे आपको दिक्कत आ रही है कौन से तो चैप्टर्स में, तो वो चैप्टर्स आपको यहाँ पे नोट डाउन करने हैं कि इस सब्जेक्ट में ये चैप्टर्स में मुझे हुई है कंसेप्चुअल मिस्टेक्स। और फिर देखना है कि कौन से चैप्टर्स में मुझे एग्जीक्यूशन बेस्ड मिस्टेक्स हुई थी, यानी जब इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा था ना तो मुझे समझ रहा था कि यहाँ पे लिखना क्या है, बट मुझे वो लिखते नहीं आ रहा था, या मैंने वो लिखा, वो लिखना आईसीआई के सजेस्टेड आंसर के हिसाब से मैच नहीं हुआ। तो वो चैप्टर्स आपको यहाँ पे एग्जीक्यूशन बेस्ड मिस्टेक्स में लिखनी है। और जब भी आप वो सब्जेक्ट के लिए रिवीजन करने के लिए बैठ रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, इन चैप्टर्स के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम एलोकेट करना है। इन चैप्टर्स के लिए अगर आपको लगे कि मुझे यूट्यूब में रिवीजन वीडियोस देखने हैं, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। बस यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे आपको आपके कंसेप्ट पे काम करना है। इसलिए जब भी रिवीजन प्लान करोगे इन चैप्टर्स को आप ज़्यादा टाइम दो, और फिर इन चैप्टर्स के लिए क्या करना, रिवीजन आप क्विकली कर लो बट क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा टाइम दो। इससे क्या होगा, जो जो गलतियाँ आपने जनवरी 26 में की वो मई 26 में डेफिनेटली रिपीट नहीं हो पाएगी। उसी के साथ अगर आपको FMSM के सर्टिफाइड कॉपी को एनालाइज करना है तो आप वो मुझे भेज सकते हो। मैं मेरा ना टेलीग्राम का आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप मुझे पर्टिकुलरली FMSM के सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हो, और मैं आपको पर्टिकुलरली FMSM में आपने क्या क्या गलती की वो मैं बता सकता हूँ। और तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू चेंज योर अप्रोच। आप ना ये अप्रोच से मत पढ़ना कि यार मुझे 40+ चाहिए, या इस सब्जेक्ट में मैं 40+ कैसे लेके आ सकता हूँ। अगर आप ये अप्रोच से पढ़ोगे ना तो आपकी रिवीजन भी वैसी होगी और एग्जाम में आपको 40 से कम ही मार्क्स आने। अगर आपने अप्रोच बदला और आपने ये डिसाइड किया कि नहीं भाई मुझे हर सब्जेक्ट में 60+ मार्क्स ही चाहिए और मुझे मेरा प्रिपरेशन वैसे ही करना है, तो जब आप वो अप्रोच से प्रिपेयर करना शुरू करोगे तो आपका प्रिपरेशन करने का तरीका बदलेगा और आपको मार्क्स है ना वो उसके आसपास आ जाएंगे, और 40+ तो ऑटोमेटिकली आप आगे चले जाओगे। तो इसलिए आपका अप्रोच बदलो, आपका टारगेट रखना कि 60+ मार्क्स ही चाहिए। आई नो आप में ना ऐसे अंदर थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो गया आप, और आपको ये वो बिलीव करना कि यार 60+ लाना थोड़ा डिफिकल्ट है सर, ऐसा नहीं हो पाएगा। बट खुद पे भरोसा रखो, खुद पे अगर भरोसा रखोगे तो ही बाकी के लोग भरोसा रखेंगे आपके आपके ऊपर, राइट। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो खुद के ऊपर भरोसा रखना है और खुद को टारगेट दो कि नहीं भाई मेरे को 60+ लानी है। देखो आपका अप्रोच, आपको चीजों को करने का तरीका बदल जाएगा, मॉक टेस्ट को एनालाइज करने का तरीका बदल जाएगा। तो अप्रोच एक बार चेंज करो, 40+ टारगेट रखना 60+। और लास्ट में बस मैं आपको दो ही चीज बोलूंगा। सबसे पहली चीज, ट्रस्ट द गॉड्स प्लान। जो भी चीज भगवान ने आपके लिए लिखी होगी ना वो आपके पास आनी है और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आई नो भगवान थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़े आपके पेशेंस चेक कर रहा है, पर जो भी चीज़ आपके लिए लिखी है उन्होंने वो आपके पास आनी है। एंड सेकेंड चीज़, टाइम एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी बदल सकता है, पर वो बदलने के लिए आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, अभी वाली सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई नो चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बट दिस इज द ओनली सोल्यूशन वी हैव राइट नाउ। एक्सेप्ट द थिंग्स,
start preparing, and definitely you will change your result in May 26 exam. That's it from my side. Keep preparing, keep giving your best, and I'm here with you. Ta-da, bye bye. See you.